हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। चलिए आज हम लोग अमृतसर आ गया कहानी पढ़ेंगे। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और अपने अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब लास्ट है। एक डेढ़ महीना मात्र बचा हुआ है और लंबा रिवीजन करना है। चलिए ठीक है, और उम्मीद करते हैं सब लोग अपना अपना फॉर्म भर चुके होंगे। और जो बच्चे नए फॉर्म भरे हैं जल्दी से जाके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रहा है। चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं। अमृतसर आ गया 1971 इसका प्रकाशन वर्ष है। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया कहानी है। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया कहानी एक और है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कहानी का नाम क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ कहानी और PYQ लगाते रहिए। चलिए पढ़ते हैं। कहानीकार भीष्म साहनी, प्रकाशन वर्ष 1971। शैली भारत का विभाजन पर आधारित साहित्य। पात्र है कथानायक दुबला बाबू, सरदार जी, बुढ़िया, तीन पठान व्यापारी, लटकती मूछों वाला आदमी। ये पात्र है, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य और विषय। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को चलती रेस के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी परिस्थितिवश उत्पन्न हुई क्रूर मानसिकता की कहानी है। हम लोग अब मूल कहानी पढ़ेंगे। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। टीवी में तीन पठान व्यापारी भी थे। उनमें एक हरे रंग के पोशाक पहने हुए ऊपरी वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह दूसरा आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं और कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है दो एक और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। और डिब्बे में बैठे हैं रेल में और अपना बोल रहे हैं कि कितने लोग बैठे थे वो याद नहीं है, दो लोग। चलिए, गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उड़ रही थी। और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। कहाँ जा रहा था ये? तो दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए जा रहा था। ठीक है, उन्हें दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जीना साहब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। इंपॉर्टेंट कथन लाइन है ये। बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। इंपॉर्टेंट है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता कि कौन सा कदम ठीक होगा
और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे हो रहे थे और कौमी आजादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण के इस झुटपुटे झुटपुटे में आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और हाथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। सायं जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की पोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। खा ले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी। खा ले दाल कोर, दो तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, वो जालिम हमारे आंत से नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, बर का कोस्त ये और किसी चीज का नहीं नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के दुखम, इधर तुम्हें कौन देखता रे। हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा। यो तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। आने की कह रहा है कि कौन तेरे घर में जाके बोलेगा, तुम यहाँ खा लो मेरे साथ, तुम मेरा वाला खाना खा और मैं तेरा दाल पीऊंगा। इस पर कहा उठा पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता, वो कितना बुरा बात ये, अम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। अस्तुर काय सरदारी जी बोले और बोलते ही खिखी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने अपनी ओर देखकर आंख मारी और फिर खिखी करने लगी। मांस खाए नहीं खाता, ए बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है, ये कहा उठा। डब्बे में और भी मुसाफिर थे लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने पर गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते ही उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी आ गई थी। वो इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम खिस्सा कहानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा कि कौन सा स्टेशन है। तो वजीरा सिंह पूछा, वजीरा सिंह है शायद। क्या बोला कि वजीरा सिंह है शायद। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। जब छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था कि उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी थे, 3 या 4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। सब अपने अपने डिब्बे में भाग के चढ़ रहे थे। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अब भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा।
कहीं कुछ था, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी तब्दीली को भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक के बंद होते दरवाजे, घरों के छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा तभी दंगों से चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। वहां घुसा आ रहा है। नहीं है जगह, बोल दिया। क्या बोल दिया? नहीं है जगह। जगह नहीं है। किसी ने कहा, बंद करो जी दरवाजा। वही मुंह उठाए घुसाते हैं। आवाजें आ रही थी। जितनी देर जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे से के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहे हैं। पर एक बार जैसे जैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वहीं सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ। घुसे जाते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजा में से अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई का काम करता होगा। वह लोगों की शिकायती आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ आओ, वह अपने पीछे किसी से कह जा रहा था कि तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16 और 17 वर्ष की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। तो सरदार जी की चूल्हों में के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, पीछा बिना पूछे चढ़ आते हैं। अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी। क्या करते हो? धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी बेटी संडास के दरवाजे के साथ लाकर खड़ी थी। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तरतर था। वह हाँफता हुआ सामान अंदर घसीट जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों में बंधी खाट की पट्टियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। क्या कहता है? टिकट है जी मेरे पास, मैं टिकट नहीं हूँ। लाचारी है, शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुंचा हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे हुए बहुत लोग चुप हो गए। पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। और पठान ने आव देखा ताव आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह वहीं हाय हाय करती बैठ गई। वह उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। पर डिब्बे में मौन सा छा गया। खाट की पट्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठियां गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन ये वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, वह आदमी के संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुल्ली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया कुरलाए जा रही थी। ये ने कब तुम बैठने दो। आजा बेटी, तू मेरे पास आजा। तेरे जैसे तैसे सफर काट लेंगे। छोड़ो बेजालिमो, बैठने दो। वो लेडीज बोलती कि आने दो, बैठने दो, जैसे तैसे सफर कट जाएगा। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा। जब सहसा गाड़ी सरकने लगी, छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदमाश सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाई जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पट्टियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी भयाकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करते नीचे उतर गई।
बहुत बुरा किया, तुम लोगों ने बहुत बुरा किया, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है? छोटी सी बच्ची उनके साथ थी। भैरमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया। गाड़ी सुने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगरत, तुम मर्द एक के औरत के सीट पर से उठकर नीचे लटकेगा, लटेता है, तुम मर्द के नाम पर बदनाम करता है ये। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उसे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को आम डिब्बे में बैठने नहीं देगा। वो, बाबू तुम अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जानना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि शहर में से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि दंगा चल रहा था ना। कुछ भी कहना कठिन था, मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की पल्ला चढ़ाया हो और उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर काटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तंभ और संकिच ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी के रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती थी तो लोग एक दूसरे के ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित थे कि हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला न था। धीरे धीरे पठान उगने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ एक पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर की किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी के किसी वक्त चिंघाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंस पूरा निकल गया। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे की सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिर ने मानो उसकी आवाज चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिर ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों? ए तस्बीह वाला पठान चौकर बोला, इधर उतरेगा? जंजीर खींचूं? और खीखी करके हंस दिया। जाहिर है वह हर बस पूरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की से बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन सा छा गया। तभी इंजन से सीटी दी और उसके एकरस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खड़ाक सा आवाज सुनाई शब्द आया हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिसे और गाड़ी बढ़े जा रही थी। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है, उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधन करके चिल्लाया, ओबे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं
बाबू चिल्लाने लगा था और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, वो क्या है बाबू? हमको कुछ बोला। बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतरे। उतर। तेरी माँ हिंदू और औरत को लात मारता है? हरामजादे, तेरी उस वो बाबू बक बक करे कहीं करो नहीं करो। वो खंजीर के तुम गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जमाम खींच लेगा। गाली देता है मादर! बाबू चिल्लाया और उछल कर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी सी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात न तोड़ूं तो कहना। गाड़ी तेरे बाप की है? बाबू चिल्लाया। आमने क्या बोला? ओ हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, आमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवाब खींच लेगा। बुढ़िया बीच से में फिर बोल उठी, वे जिन जगहो आराम नाल बैठो, ये रब दियो बंदियो कुछ होश करो। उसके पीठ पर इम्पोर्टेंट कथन है। उसके पीठ पर कि उसके ओंठ किसी प्रेत के ओठों की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से छीन सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर से मैं शेर बनता और बोल अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाली की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पूरा भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगा। बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे थे, पीछे क्या हुआ है? कहाँ पर दंगा हुआ है? खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े दो तीन खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे और सभी को सहसा भूख और प्यास में परेशान करने लगी थी। इसी दौरान तीन चार पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तों पश्तों के कुछ बोलने लगे। मैंने घूम घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे से निकल गया था। मेरा माथा ठनका। गुस्से से वह पागल हुआ जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले किसी डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा है। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ झटने लगी थी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीकी बहुत तो पहुंच तो मैंने देखा, उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने उसे वह कहाँ से मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंख पठानों को देख पाने के लिए ऊपर की उठी, पर डिब्बे में पठानों को ने न पाकर वह हड़बड़ाहट चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सबके सब निकल गए। फिर वह सिट पिटाकर उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम नरमाद हो बुजदिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी बगल वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आने बढ़ने लगी थी। डिब्बे के पुराने मुसाफिरों ने भर पेट पुरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाकों में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जानमाल का खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग उगने लगे थे, मगर बाबू अभी आंखों के सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर गए। उसके सिर पर जुनून सवार था।
क्या सवार था उसके सिर पर? जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद उगने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर को लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके में से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने का सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी की खराटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुर्दाओं के में मुसाफिर पड़े। उनकी विभत्स मुर्दाओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो तब कभी तो खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा था होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर नहीं आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्पंदता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है, या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा और झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब मेरी एक बार नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधबलेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रही थी। स्पष्ट गाड़ी कोई स्टेशन लांघकर आई थी, पर अभी तक उसने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे स्फोट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल का काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही। फिर मैंने उस समझ उस फिर मैंने उसे समझ पाने के का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पाँव फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना, लाठी से कोई व्यक्ति डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। चुपचाप सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बंदरंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी थी। फिर मेरी नजर बाहर की ओर आई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़ कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोल लेगा लगे। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्फोट से उस शब्द सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ को चमकते देखा। एक ही भरपूर बार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरज गई। मुझे लगा जैसे छड़ के चार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकाती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। झुठमुठे में मुझे उसके खुले ओठ और चमकते दांत नजर आए। वह एक बार अल्लाह बुदाया, फिर उसके पैर लटखटाया
गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अंधमुंधी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और झट गया था। उसके ओठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें उसके सफेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसा वह मुस्कुराया पर वास्तव में त्रास्त के कारण उसके ओठों पर बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यही जगह यही समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी दो गठरियों के बावजूद अपने पति के पैरों को पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर ठिकाने का कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे के पर से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे आ गिरा और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो उन दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे टिकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी उसके हाथों में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा था। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नजर नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा रहा, फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहती हो कि उसके हाथों से खून की बूंद तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया वह और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। बगल वाली पर सीट पर वह बैठ गया। धीरे धीरे चुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी के खड़ा नहीं कर दिया था। छड़ खाकर गिरी उसके देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों पर फिर से हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू कौन दोनों हाथ सिर के पीछे रसे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके हाथ साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी किसी हिम्मत दिखाई है तुमसे। डर कर ही वे पठान डिब्बे में से निकल आए। यहाँ बने रहते तो एक ना एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगा। वो बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स विभत्स किसी मुस्कान, और देर तक सरदार ने चेहरे की ओर देखता रहा। कहानी खत्म हो गई। चलिए, उम्मीद करते हैं कहानी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।